बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम क्या है सुबह से आगे। और मैं मुजम्मिल अली खान, मेरे साथ जो खड़ी हैं उनको आप आयशा यूसुफ के नाम से जानते हैं। और आप सब इस बात को भी जानते हैं कि जब भी कभी हम शो का आगाज करते हैं तो एक अच्छी बात से करते हैं, क्योंकि सुबह का पैगाम अच्छा और दिल खिला ही होना चाहिए। आज मैं जिस पैगाम से स्टार्ट करना चाहता हूँ वही है, बिकॉज आयशा सोचती हुई आती हैं कुछ ना कुछ गहरी सोचों में। आयशा, आज आप क्या सोचते हुए आ रहे थे काम मैं तो मौसम को एंजॉय करती हुई आ रही थी। देखिए, कभी कभी आपको ना अपने आप से निकलना भी चाहिए। मौसम जब अच्छा हो, आप इस्लामाबाद में रहते हो और ड्राइव इतनी खूबसूरत हो, तो फिर आप ना कोई फलसफियाना ख्यालात नहीं सोच रहे होते। आप ये सोच रहे होते हैं कि ये पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, बारिश की वजह से ये दरख्त, ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज जो है ना, वो मैं फैज साहब का शेर जो है वो याद कर रही थी। पूछने वाला था कि आयशा आज आपको कौन से शेर का ख्याल वो है ना, फैज साहब ने कहा था आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। तो आज तो जो है ना, मैं ये सोचती हुई आ रही थी। मौसम की अगर हम बात करते चलें और जितनी खूबसूरती के साथ आयशा ने बारिश और बारिश का माहौल डिस्क्राइब कर दिया है, तो इस्लामाबाद के अंदर फ़िलहाल जिन इलाकों में बारिश हो रही है, बहुत धीमी धीमी सी बारिश हो रही है। लेकिन अगर आप इन एरिया से बाहर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे रावलपिंडी का एरिया आ जाता है और कई एरियाज़ और बाहर के आ जाते हैं, साथ लाहौर के इलाके, अगर हम पंजाब के अंदर की तरफ चले जाएं तो बिकॉज इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड देन देयर इज़ लाहौर, सरगोदा और वो तमाम इलाके आते हैं, तो यहाँ पे कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बारिश बहुत तेज़ी से भी हुई है। अभी आप शॉट्स दे सकते हैं इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद की हाईवेज़ और मरगला की पहाड़ियाँ जो हैं वो खूबसूरत बादलों के अंदर इस वक्त आपको बहुत रौनक वाला माहौल अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। ये अच्छी चीज़ है बारिश, लेकिन बारिश के लिए तैयार होना जो है ना, वो मानसून के लिए हमेशा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे पहला पार्ट होना चाहिए नेशनली, कि हम लोग उसके लिए तैयार रहें। बिल्कुल ऐसे नुकसान से आपने बचाव कैसे करना है। वो कहा जाता है ना कि आप जंग तभी जीतते हैं जब आप अमन के अंदर तैयारी पूरी रखते हैं। तो एक तरह से हमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से जंग ही हर साल लड़नी पड़ती है। लेकिन उससे पहले जब मनाजिर बड़े खूबसूरत हो ना, तो वो जमालियाती ज़ौक़ आपका थोड़ा पहले आ जाता है। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो खुसूसियात हैं वो आपको याद आ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत सब कुछ बनाया है, ये कायनात कितनी खूबसूरत है। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो जगह जगह हमें उसकी निशानियाँ याद आती हैं। हमें अल्लाह ताला की निस्बत से इन सबको याद करना चाहिए कि ये अगर दरख्त है तो ये अल्लाह ताला ने बनाया, ये पहाड़ है तो ये भी अल्लाह ताला ने बनाया, मुझे भी अल्लाह ताला ने बनाया। तो हम सब के दरमियान एक हम आहंगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम करते हैं इन सब की बात, अगेन अब आपकी बात करते हैं कि हमें जब नुकसानात देखने पड़ते हैं ना, तो वो ज़रा ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। लेकिन मेरे पिंड के अंदर भी बारिश हुई है। मेरा पिंड आप सब जानते हैं लाहौर है। लाहौर के अंदर भी बारिश हुई है और गर्मी का जोर जो है ना वो बहुत हद तक टूट गया है, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्पेल जो है ना वो हमने गुजारा है गर्मी का। अच्छा, अगर हम लोग इसके अंदर बात करते चलें पंजाब के इलाकों की और लाहौर स्पेसिफिकली, क्योंकि बार बार हम इसके डिस्कशन को लेके आ रहे हैं लाहौर की तरफ, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा इस वक्त। और उसमें यह है कि मज़ीद बारिश अभी, क्योंकि 29 से स्पेल था जो शुरू हो रहा था, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और तमाम इन इलाकों के अंदर मौजूद जितने भी हमारे पास छोटे एरियाज़ हैं, और बाकी इससे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ अगर चले जाएँ तो 6 अगस्त तक तमाम बारिशों का सिलसिला यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इम्कान है, और कराची में भी बारिश का इम्कान है। अब सिंध की तरफ पहुँचते हैं यहाँ से, और वहाँ पे हमारे पास 31 जुलाई से 20 अगस्त तक बादलों का सिलसिला है बरसने का, जो जारी रहेगा, जिसकी पेशगोई की जा रही है। मानसून की जो बारिशें, उनकी वजह से नदी नालों के अंदर तुगयानी, और लाहौर के अंदर जो हमें सिचुएशन बचपन से पता है, बिकॉज मेरा बचपन भी लाहौर में गुजरा है, तो होता ही है कि लाहौर के करीब जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, DHA का फेज़ 6 हो गया या कुछ इस तरह के एरियाज़, फेज़ 8 के एरियाज़ हो गए, बैरिया टाउन हो गया, यहाँ पे तो निकासी आब का निज़ाम ठीक है। लेकिन लाहौर के करीब नाला डेक टूटने से पानी कई देहातों में घुस गया, और ये दाखिल हुआ जब पानी, तो आपको पता है देहात तैयार नहीं होते, गलियां पतली होती हैं और जगह तंग होती है, साथ निकासियाब का निज़ाम ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे किला सत्तार शाह, कोट पिंडी दास और रिहायशी इलाके जो इनके अराउंड थे, उनके अंदर पानी घुस गया। अब्बास नगर को भी सैलाबी पानी ने लपेट में ले लिया, और यहाँ पे देहात का ज़मीनी राब्ता बाकी जगहों से कट गया। शादरा के करीब की क्या न्यूज़ है? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट दीस एरियाज, के करीब भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही थी, लेकिन जिन एरियाज का DHAs का आप जिक्र कर रहे थे, इतनी बारिश हुई है कि वहाँ पर भी लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। शादरा के करीब नाला भीड़, वहाँ पर ये नाला टूटा है, जिसकी वजह से हज़ारों घर मुतासिर हुए हैं। पठान कॉलोनी, रचना टाउन, राना टाउन में कई फुट पानी जमा हो गया, जबकि सिचुएशन जो है ना उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना डेफिनेटली लोगों को करना भी पड़ा है। अब अगेन यही वाली बात कि क्या
हम तैयार थे? लोगों को पता होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी का सामना, बारिश का सामना करना पड़ेगा, तो लोग अपने तौर पर क्या, आप अपने आप से ये सवाल कीजिएगा कि क्या मैंने अपने आप के तौर पर, अपने तौर पर तैयारी करके रखी थी? उसके बाद हम गवर्नमेंट और इंतज़ामिया की तरफ देखेंगे कि उन्हें हमारे लिए क्या किया है, क्योंकि हम हमारे लिए बड़ा आसान है ना, एक आदत भी बन गया, आदतों की वर्जिश है। हम ये कह सकते हैं कि बस शिकायत करना जो है ना अब हमारी आदत हो चुकी है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो ये गवर्नमेंट ने किया है, इंतजामिया ने ठीक नहीं किया। ऑल्दो उनकी भी गलती है, लेकिन आपने क्या किया, अपने आप से ये सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर अपनी तैयारी की बात करें और अपनी सक्सेस की बात करें तो हमें उभरती हुई स्टोरीज पाकिस्तान के नौजवानों की जो हैं वो बहुत इंस्पिरेशनल लगती हैं। एक एक्साइटिंग स्टोरी आयशा मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, मैं हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज कीजिए। अच्छा, लियारी से हमने एक दफ़ा एक बॉक्सर हैं उनको होस्ट किया था, और लड़कियां हमारे पास बॉक्सिंग सीन में लियारी से, कराची से आती हैं, लेकिन मैं एक न्यूज़ देना चाहता हूँ आप लोगों को। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पाकिस्तान की बॉक्सर हैं फातिमा जहरा इनका नाम है, इन्होंने वुमेन बॉक्सिंग कैटेगरी के अंदर क्वार्टर फाइनल का कामयाब मरहला तय कर लिया है, और कामयाबी हासिल करके इन्होंने अपनी राह आगे मुकाबले के लिए हमवार कर ली है। अब फातिमा जहरा का, और मैंने लियारी का और कराची सिंध का जिक्र क्यों किया, क्योंकि सिर्फ उस जगह तक महदूद नहीं हमारी लड़कियां बेटियां के जो वहां से निकल के आती हैं, इनका ताल्लुक सरगोदा से। अब मैं आगे आपको बात बता चलूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स के वुमेन्स 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर, कि जिसके अंदर एथलीट 60 किलोग्राम का होगा जो पार्टिसिपेट करेगा, क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की बॉक्सर थी जिनका नाम है जॉर्डन विल्सन, कि जिनको यकतरफा मुकाबले के बाद 5-0 के स्कोर से शिकस्त दे दी, व्हिच बेसिकली मींस यूनानिमस डिसीजन ऑफ 5 जजेस। गो फातिमा, गो फातिमा हमें ये कहना चाहिए, बिकॉज फातिमा ने किया है हमारा नाम रोशन। मेरी बहन का नाम भी है तो वो मेरे जहन में फौरन आ जाती है। लेकिन हम फातिमा जहरा की बात करें तो इन्होंने सेमीफाइनल के लिए कर लिया है क्वालिफाई। ग्लासगो के SEC हॉल 5 में खेले गए इस मुकाबले के अंदर फातिमा जहरा ने तीनों राउंड्स के अंदर जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, और पांचों जजेस जो है ना उन्होंने फातेह करार दिया, यानी कि अनडिस्प्यूटेड उनको ये फतह जो है हासिल हुई है। अच्छा, मुझे एक्साइटमेंट होनी शुरू हो जाती है, मेरा थोड़ी सी हार्ट मुझे कंट्रोल करना पड़ता है इनको, आपको पता नहीं है। यहाँ पर मैं कहती हूँ मुजम्मिल कंट्रोल, ब्रेक में कहती हूँ मुजम्मिल कंट्रोल करना है। बहरहाल जी, फातिमा जहरा के बारे में आपको बताएं कि इससे पहले इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के अंदर भी वो पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, यानी कि उनका जो रास्ता है ना, उनकी समत बहुत अच्छी है और बुलंदी की तरफ है। अच्छा, बुलंदी की तरफ जाते हुए जब हम किसी को देखते हैं तो माशाल्लाह पढ़ना मत भूलिएगा, बिकॉज जब दिल से बंदा प्यार से भी देखता है ना और बहुत सारी तवज्जो एक तरफ हो जाती है तो इम्कानात होते हैं। माशाल्लाह भी कह सकते हैं, माँ से भी कह सकते हैं, चश्मे बदूर भी हम कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट जी, कमिंग बैक टू द सीरियस न्यूज़, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा कारोबारी ज़िंदगी चलता रहे। कारोबारी ज़िंदगी कैसे चलेगा जब हमारे जो रूलर्स हैं, जो हमें रूल कर रहे हैं, उनका इंतखाब सही तरीके से होगा और लोग मानेंगे भी उनको। हम बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का जो इंतखाबात हैं 3 मरहलों में होने हैं। पहला मरहला हो चुका है मुकम्मल, लेकिन लग ऐसा रहा है कि सियासी दर्जा हरारत काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया, 9 नशिस्तें उनके नाम रही हैं अभी तक, और 3 नशिस्तें आई हैं पीपल्स पार्टी के हिस्से में। और जब 3 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं तो काफ़ी गुस्से का मुजाहिरा भी किया जा रहा है। अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करें, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया या पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि पीपल्स पार्टी ही जीती थी, और हम किसी को भी अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। मजबूर ना करें, मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। उन्होंने एक छोटी सी धमकी कह सकते हैं, अलाउ करेंगे आप मुझे? छोटी सी धमकी नहीं, इसको आप बड़ी सी धमकी भी कह सकते हैं, बिकॉज उन्होंने कहा है कि हम 100% सीटें छीन के लेंगे अगर हमें सही तरीके से नहीं दी जाएंगी। आप ये देख सकते हैं कंपटीशन जहां कहीं भी होता है वहां पे जरा थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हुई है। मरियम नवाज साहिबा ने जो तनकीद की है वो क्या है? वो ये है कि आप जिस पे धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं वो आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है जो वहां पे बैठी हुई है, तो क्या आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इल्जाम लगा रहे हैं कि वो धांधली कर रहे हैं, वो 2 नंबरी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वेयर आर दीज इलेक्शंस गोइंग? अभी 2 मरहले बाकी हैं। ये मुझे लगता है कि कादिर मंदुखेल साहब से हमें जान लेना चाहिए, उनको क्या लगता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो कहेंगे पहले मरहले के नताइज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कादिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कादिर साहब, ये जो अब नताइज अभी तक सामने आए हैं, 3 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में, बिलावल साहब या बाकी रहनुमा जो पहुंचे थे AJ के, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे कैंपेन के दौरान, हुआ क्या? वहाँ निगरान सेटअप नहीं होता है, और जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, जो हमारा 5-6 महीने से जो मुतफ़क्का वज़ीर-ए-आज़म है नून लीग पीपल्स पार्टी का, और वो कंटिन्यू करेगा अगले वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ तक, यानी जैसा निगरान सेटअप होता है।
और निगरान सेटअप उस वक्त जो है ना वो खत्म हो जाता है या डिसफंक्शनल हो जाता है, चाहे निगरान हो या हुकूमत हो, जहां इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है। मैं कानून के और आइन के तालिब इल्म हूं, आपको बताता हूं, और जो शख्स इलेक्शन करा रहा है गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल, वो भी नाम के साथ जस्टिस लिखता है। अब मुझे नहीं पता वो किस चीज का जस्टिस है। तो ये रूल्स है कि जिस वक्त शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो इंतजामिया के हाथ कट जाते हैं, और तमाम इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, आईजी, डीआईजी, सब इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है। ये एक प्रिंसिपल्स है, और पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट 2017 और सेम कॉपी पेस्ट है आजाद कश्मीर का। बिल्कुल। अच्छा, अब वहां पे एक तो ये इंतजामिया की वजह से, दूसरी बात ये कि हम इलेक्शन से पहले ये बात करते थे कि चूंकि वहां पे मरियम बीबी एक सिटिंग वजीर आला है, वो वहां पे स्टेज पे खड़ी होगी अपने वालिद मोहतरम समेत, आप खुशखबरी सुना दो, आप खुशखबरी सुना दो, और वो 10 बसें न जाने किस जिले के लिए उन्हें मंगाया था। जारी बसें तो उनकी जो है ना वो जाती उम्र में तो नहीं खड़ी थी, जारी बतें वो चाइना से मंगाई होगी, 4-6 महीने साल लगा होगा किसी जिले के लिए, वो उन्होंने अपनी जेब से निकाल करके और अगले दिन मुजफ्फराबाद और मीरपुर भेज दिया। फिर उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि 10 साल पहले जो मैंने रोड बनाए थे, 10 साल के बाद सारी हुकूमतों ने आवाम को धोखा दिया, कुछ नहीं किया। उस 10 साल में नवाज शरीफ साहब की इस उम्र में मेरा ख्याल में हाफजा कमजोर हो गया, उनको ये याद नहीं है कि पिछले 5 साल से उनकी छोटे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, तो ये चार्जशीट तो अपने छोटे भाई को है। फिर आजाद कश्मीर का जो निगरान वजीर है अमीर मुल्तान साहब, और तमाम वफाकी वजीर पिछले 10-15 साल से आजाद कश्मीर में डेरा डाले हुए और वहाँ तरक्याती काम और ये सारी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। तो मेरे कहने का सारा मकसद ये है कि ये इलेक्शन रूल्स की वायलेशन है कि इलेक्शन जहाँ अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, उसके बाद जैसे इंतजामिया एक सवाल कर लो कादिर मंदुखेल साहब, इलेक्शन कमीशन के अंदर इस सारे मामले को रिपोर्ट किया गया है अभी तक कि जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी हुई है? हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब को भी हमने इंटरव्यू किया था, वो ये कहे थे कि ये तो एक गिफ्ट है, एंड अगेन हमने जो है ना वो कन्विंसिंग जवाब नहीं दे सके थे कि गिफ्ट आप इलेक्शन के बाद भी दे सकते थे। इलेक्शन कमीशन के अंदर किस तरह से अब इस मामले को उठाया जाएगा कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है इलेक्शन के अंदर, कैंपेन के दौरान? पीपल्स पार्टी का क्या अब गेम प्लान है? देखिए, पीपल्स पार्टी पहले कंप्लेन कर चुकी है, और मैं पिछले 8-10 दिन से ये मुसलसल बैसियत कानून के तालिब इल्म ये मसले उठा रहा हूँ, क्योंकि पिछले इलेक्शन में मेरे नाम से किसी ने, मेरे अपने जानने वाले थे, उन्होंने एक गेट बनाया था, और इलेक्शन कमीशन ने मुझे बुला के 50,000 रुपए जुर्माने का जो है ना मुझे चालान पकड़ा दिया है। भाई क्यों? भाई वो आपके नाम से फलाने इलाके में गेट बना हुआ है। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, अगर मेरे से मोहब्बत करने वाले लोग खुद बनाते हैं तो आप इंक्वायरी कर लें, आप डायरेक्ट मुझे चालान क्यों पकड़ा रहे हैं? यानी मेरे कहने का मकसद है कि इलेक्शन रूल्स इतने सख्त है कि आप किसी रूल्स की वायलेशन नहीं कर सकते, तरक्याती काम का अनाउंस नहीं कर सकते। के ऊपर लिखा हुआ है कि इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मरियम नवाज टू द आजाद कश्मीर। देखिए, गिफ्ट नहीं होता है, ये ड्रामाबाजी है। इसको इलेक्शन रूल्स की वायलेशन कहते हैं, इसको गिफ्ट नहीं कहा जाता है। पॉइंट। और दूसरी बात मैं आपको ये गुजारिश करूं, मैं मुकम्मल करूं जुमला अगर इजाजत दे। दूसरी बात ये कि इलेक्शन वाले दिन आपने खुद देखा, आपकी चैनल, दूसरे चैनल ने दिखा दी कि वहाँ किस तरह गुंडा अनासिर जो है ना, जो आईपीपी के वर्कर बता रहे हैं कि वो बैलेट बॉक्स उठा के गाड़ियों में ले जा रहा है, और फिर मुस्लिम लीग नून के गुंडा एलिमेंट जिसको गुल्लू भट्ट या सीसीडी के प्रोटेक्शन कहेंगे, वहाँ पोलिंग स्टेशन में घुस के, और हमारे एक चौधरी यासीन साहब है जो एक हल्के से जीते, दूसरे से हरवा गया, 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया। फिर उसके साथ साथ ये चीज सारी जो दिन भर ये सारे सिलसिले होते रहे, और रात में जहां उन्होंने 9 सीटें पकड़ा दिए नून लीग को, 4 हमारी हिस्से में डाल दिए, 2 अभी तक बगल में रखे, न जाने वो किसको देंगे, गालबन आईपीपी को नवाजेंगे या किसी और को नवाजेंगे। और बड़ी बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल फरमा रहा है कि इलेक्शन बड़े शफाफ हुआ है, बड़ी जबरदस्त हुआ है, कोई ऐसा हो, यानी खुदा का वास्ता पूरे दिन में अफरा तफरी हमारे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया। जानना चाह रही थी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि बड़े शफाफ इलेक्शन हुए हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी का अगला गेम प्लान क्या होगा अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कोड ऑफ कंडक्ट की जो खिलाफ वर्जी हुई है या जिस तरह से गिफ्ट्स दिए गए हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अनाउंस करने की बात की गई है, पीपल्स पार्टी अब क्या करेगी?
देखिए आयशा, आप जीबी इलेक्शन का थोड़ा सा याद कर ले, उस वक्त भी हमने ये सारे एतराजात उठाए। जो पहले दिन 7 तारीख को 5 बजे पोलिंग बंद होने के बाद 2-3 घंटे के अंदर हमारी 9 सीटें थी और नून लीग की 2 सीटें थी। फिर रिजल्ट को जो ना वो पोस्टपोन किया, उसको आगे प्रोलॉन्ग किया और फिर जाके 7-8 दिन के बाद मुस्लिम लीग नून की 6 सीटें हो जाती, हमारी वही 9 होती है। फिर जो 4 आजाद उम्मीदवार जीते थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे थे। और फिर इसी दौरान मेरे साथ किसी चैनल में उनका साबिक वजीर आला हफीज रहमान साहब मौजूद थे। तो जब एंकर ने सवाल किया था कि शहबाज शरीफ ने तो मुबारकबाद दी है बिलावल भुट्टो को, आपके खदशात क्यों है? कह रहे शहबाज शरीफ हमारा सदर नहीं है, हमारा सदर नवाज शरीफ है। और फिर जब बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी सी सख्ती दिखाई, फिर उसके बावजूद जब उन्होंने वो 4 सीटें जो नून लीग की तरफ ये खींच रहे थे हमसे छीन के, वो आईपीपी में शामिल कर दी। अब पाकिस्तान का सियासी तारीख ये बता रहे कि कभी भी कोई आजाद उम्मीदवार चलती गाड़ी में सवार करने के बजाय उस गाड़ी में सवार नहीं होते जिसके न टायर हो न कोई इंजन हो, यानी जो हुकूमत बनाने की पोजीशन हो। पीपल्स पार्टी क्लियर कट 9 सीटों पे थी और उसके बजाय वो आईपीपी में शामिल करा दिया गया जिनकी एक सीट भी नहीं है। तो ये सारे खदशात हम पहले भी जाहिर कर रहे थे और आइंदा भी करेंगे। जहां तक आपका सवाल है, यकीनन मेरे पार्टी की आदत, मैं तो दादा सरुकन हूँ, वो फैसला करेंगे और ये अच्छा होगा। हो गया। मैं एतराज कर रहा था सबसे पहले पार्टी के अंदर भी कि ये 3 मरहलों में क्यों किया गया। ये माजी में जहाँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलग अलग होते थे तो सरअंदाज होते थे, लेकिन अब सोच लो अच्छा हुआ गया है कि ये नून लीग की जो करतूत है, इनकी जो ये सारे धंधे हैं, ये सीसीडी के, अब देखो 13 हल्के थे, 13 हल्के में पंजाब कादिर साहब आपकी इजाजत से 16,000 लोगों को वहां तैनात किया। एक बात कर लूं आपकी इजाजत से, अगर आप इजाजत दें, वरना आप गुस्सा भी कर जाते हैं। आपका गुस्सा था नून लीग के ऊपर कि नशिस्तें नहीं जीती। आप नहीं, मैं गलत बात के ऊपर करता हूं, मैं फजूल का गुस्सा नहीं करता हूं। चले एक कमेंट ये कि आप ये सारी बात जो कर रहे हैं कि चेहरे सामने आ गए और जो ये बात कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ हमारा लीडर नहीं है बल्कि नवाज शरीफ हमारे लीडर है, इन सब के बावजूद जीबी में इलेक्शन में जो हुआ, एजे के इलेक्शन में अभी तक जो हुआ है, जो इत्तेहाद विफाक के अंदर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या वहाँ पर जो है ना बातचीत नहीं की जाती, या की भी जाती है तो उसके खातिर ख्वाह नताइज हमें नजर नहीं आते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। इसकी क्या वजह है? आयशा, थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में चले जाए, क्योंकि हम एक सियासी जमहूरी पार्टी है, हम किसी डिक्टेटर को मौका नहीं देंगे कि वो जाके माजी की तरह कब्जा कर ले। और जीबी के इलेक्शन आपके सामने, और फिर उससे पहले पाकिस्तान के इलेक्शन जो 24 फरवरी का 8 फरवरी को हुआ था 2024 को, वहां पे एक ट्राइका बना था, यानी सबसे बड़ी जो आजाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई के थे, दूसरे नंबर पे नून लीग के, तीसरे पे हम थे। 2 पार्टियां मिलके हुकूमत बना सकती थी, वरना सिंगल पार्टी को नहीं बना सकते थे। हमने पीटीआई को ऑफर की, पीटीआई ने हमारे ऑफर को ठुकरा दिया है। उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था कि नून लीग को सपोर्ट करने के बगैर, क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो असम्बली और हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है काबीना और वज़ीर-ए-आज़म की सूरत में, ये खड़ी नहीं हो सकती थी। हम ये चाहते हैं कि ये जमहूरी तसलसल, ये सारे खदशात और गुजारिशात और एतराज़ात के बावजूद हम चाहते हैं, क्योंकि हम चेहरा जरूर दिखाते हैं मुस्लिम लीग नून का आवाम के सामने, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास क्या चारा होगा। और जहां तक आपका सवाल है कि एक फर्क पड़ेगा, मेरे ख्याल में इसके ऊपर जरूर पीपल्स पार्टी सोच रही है कि जहां उन्होंने फॉर्म 47 के तहत मरियम नवाज को हुकूमत पकड़ा दी है, शहबाज शरीफ को हुकूमत पकड़ा दी है, नवाज शरीफ साहब का फॉर्म 47 जो है जाली है, फॉर्म 45 के तहत वो हारा हुआ है। तो ये सारी चीजें आवाम के सामने है और हम पहले से दिन से, मैं पिछले असम्बली में भी यही बातें कर रहा था और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सिंध के साथ जो सुतेलापन का जो आप सलूक कर रहे हैं, यानी 70% सिंध जो आपको रेवेन्यू देता है एनएफसी अवार्ड के तहत, 57% में 24% पंजाब को मिल रहा है, तो आप सिंध को एक मोटरवे नहीं दे सकते। आई विश कि हमारे पास टाइम और होता। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपसे भी पूछने भी और डिस्कशन करनी भी, अनफॉर्चुनेटली टाइम कम होता है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड भी बहुत सारे सवालात हैं जो आप ही से करने थे, और फिर मैं जरदारी का बेटा हूँ, 100% सीटें छीन के लूँगा। ज़ाब्ते के बारे में बात करें तो इन चीज़ों को भी हमें डिस्कशन में लाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम कम है। आई होप कि हमारे व्यूअर्स तक कुछ क्लैरिटी पहुंच चुकी हो। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी सुबह में से वक्त निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, इलेक्शन के ये जो 3 मरहले डिज़ाइन किए गए हैं, इसके अंदर बैक एंड फोर्थ हम लोगों के लिए समझने को जो पॉइंट है वो ये है कि फेयर इलेक्शन कहाँ पे है और अनफेयर कहाँ पे, और उसके लिए दोनों पार्टीज़ का कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वेयर डज दैट स्टैंड। अच्छा, एक चीज़ उसके
बाद हम ब्रेक की तरफ जाते हैं कि कल जो पोलिंग हुई 27 जुलाई को जो पोलिंग हुई उसके अंदर कुछ ऐसी भी इत्तलात आई कि फायरिंग के वाक़यात सुनने को मिले थे, जिसको अता तारर साहब ने, वफाकी वज़ीर ने कहा था कि कुछ शरपसंद अनासिर हैं, उनके पास से यह असलहा मिला है। तो इस रिपोर्ट के साथ एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। रोज सुबह आप हमारे हाथ में कॉफ़ी तो देखते हैं, चाय भी देखते हैं, जो हम सारे शो के दौरान वक्फे वक्फे से पी भी रहे होते हैं, लेकिन हमारे नौजवान जो बाहर जाके नाम रोशन करते हैं उनके बारे में हम हमेशा स्पोर्ट्स की फील्ड से खबरें ज़्यादातर जो दे रहे होते हैं या टेक की फील्ड से कभी कभार। आज आपके लिए एक और अचीवमेंट है जिसकी खबर लेके आ रहे हैं, जो इस कॉफ़ी से और किचन से और एट द सेम टाइम कलिनरी आर्ट से रिलेटेड है। पाकिस्तानी नौजवानों ने एक नया कहना चाहिए माइलस्टोन अचीव किया। मलेशिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान शेफ्स ने मलेशिया में जाके कंपटीशन खेला जो कि कलिनरी था, और था क्या, ग्लोबल कलिनरी चैलेंज यानी GCC। और 2026 का ये जो कंपटीशन था इन्होंने कुआलालंपुर में खेल कर जीत लिया और पाकिस्तान का परचम किया बुलंद। मलेशिया इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्जीबिशन सेंटर के अंदर मुनक्किद होने वाला ये बैनुल-अक़वामी कंपटीशन पाकिस्तानी कलिनरी जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जिनको मैं शेफ्स नहीं कहना चाहूँगा, मास्टर क्लास पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, इनके 17 रुकनी वफ्द ने जाकर यहाँ पे दुनिया भर के सैकड़ों शेफ्स थे, यहाँ पे कलिनरी प्रोफेशनल्स थे, एक्सपर्ट्स थे, इनके दरमियान अपनी सलाहियतों का किया मुजाहिरा और पाकिस्तान का नाम किया रोशन, जिसके अंदर हमारे पास लाइन लग गई डिप्लोमास की, मेडल्स की, और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, 11 डिप्लोमास। कितने ब्रॉन्ज है? 5 ब्रॉन्ज है मेरे ख्याल से। 5 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर है, 11 डिप्लोमास नाम किए हैं हमारी टीम ने, पाकिस्तान की टीम ने। इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं हमारे मेहमानों को, कम से कम हमारी अम्माएं जो खाना बनाती है ना, जो जिनको हम कहते हैं कि भाई घर में रहकर तुम करती क्या हो, या जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, एक तरह से ये उनकी भी नुमाइंदगी है कि भाई दिस इज़ एन आर्ट, ये एक ऐसी स्किल है जिसे दुनिया भर के अंदर रिकग्नाइज किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं 2 शेफ्स, आसिया फैसल और सारा इमरान, जो कि इस वफ्द के अंदर 17 रुकनी जो वफ्द गया था इसमें नुमाइंदगी करने के लिए पाकिस्तान की, उसके अंदर शामिल थी और ये दोनों ब्रॉन्ज जीत कर आई हैं। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिया एंड सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक अच्छा, हैं। मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन है दोनों से। आप लोगों ने जाके मलेशिया में कंपटीशन जीता और आप लोग मेडल्स लेके वापस आए और इतना डरते डरते वालेकुम सलाम कर आसिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, आपके मेडल जीतने का जो सफ़र था, वो कंपटीशन स्टार्ट होने से लेके आपके मेडल जीतने तक सबसे जो मुश्किल मरहला उसके अंदर था, वो आपको कौन सा दरपेश आया? क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने ओवरकम किए? क्योंकि हमारा सेगमेंट शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि टेस्ट के साथ जो एडजस्टमेंट है मलेशियन पैलेट के साथ, वो पाकिस्तानी जो कि हम कलिनरी आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली मैं यही बता रही थी आपको पहले भी कि जब हम किसी मुल्क के अंदर जाते हैं तो उनका, जैसे मलेशिया में हम गए तो उन लोगों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तानियों के मुकाबले में, क्योंकि वो लोग थोड़ा स्वीट एंड सार को पसंद करते हैं और हमारे यहाँ थोड़ा स्पाइसीज और थोड़ा सॉल्टी खाना जो है ना ज़्यादा खाया जाता है और इस तरीके से। तो हमें इस चीज़ को बहुत कंसिडर करना था कि हम जो चीज़ बना रहे हैं तो उनको भी मैच करे और हम मतलब जो चीज़ बना सकें उनको मतलब फ्लेवरफुल भी लगे और ज़्यादा उनको पसंद भी आए और ऐसी कोई चीज़ बने जो यूनिक भी हो। तो इस पे जो है ना हमने जो चीज़ बनाई अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आई और अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा, सारे जजेस जो थे वो मलेशियन ही थे आसिया? अलग अलग मुल्कों के थे, अलग अलग मुल्कों के थे, मलेशिया के भी, सिंगापुर के भी और अलग अलग मुल्कों के जो है ना वो जजेस थे उधर। ठीक है, सारा ये बताएं आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा इस कंपटीशन का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें बीच में हमने ट्रेनिंग क्लासेस ली थी तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली और इसके अलावा हमें वहाँ की टेक्निक्स पता चली, न्यू इन्वेंशंस जो डिशेस में आते हैं वो सब पता चला और हम डिश के साथ क्या बनाया और क्या कुछ आपने? कर सकते हैं वो भी हमें वहाँ जाके पता चला। आपने बना के क्या खिलाया वहाँ के? मैंने रॉयल गार्डन डिश बनाई थी। रॉयल गार्डन डिश बनाई थी। थोड़ा सा बताएं, रॉयल गार्डन डिश? रॉयल गार्डन वाला ये गार्डन है या मैं गलत समझ रही हूँ? प्लीज एक्सप्लेन करें इस डिश को।
ये चिकन रोलाट था, इसके अंदर स्टफिंग भी थी और इसके साथ मैश पोटैटो, कैरेट प्यूरे और इसके साथ ग्रेज हनी ग्रेज कैरेट्स और वेजिटेबल्स थे, बस यही था। Oh, wow. और गार्निशिंग थी। अच्छा ठीक है, उसको chicken- खाने के बाद एटलीस्ट दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हो जाता ये है। हमें अच्छा, कहना चिकन चाहिए। रोजार्ट आपने कहा, आप डिफरेंट कैटेगरीज में स्प्लिट हुए हुए थे, किस तरह से खेले, क्या क्या चैलेंजेस थे, मतलब आसिया किस कैटेगरी में थी, आप किस कैटेगरी में थे, और क्या कुछ टीम लेवल पे भी कंपटीशंस थे? आसिया यस, टीम कैटेगरीज में भी कॉम्पिटिशन्स थे और इसके अलावा अलग अलग इंडिविजुअली थी, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। मैंने चिकन कैटेगरी ली थी। मैंने भी चिकन। अच्छा आसिया, आपने क्या बनाया था ये तो बताइए। अच्छा, मैंने जो बनाया था वो चिकन रोलाड ही बनाया था, बट उसकी जो स्टफिंग थी वो मैंने स्पिनच और पामेजान और रिकॉटा चीज़ होती है और उसके साथ जो है ना वो कैशू नट्स और पिस्ताशियोज, उसको जो है ना वो बटर फ्राइड करके और उसके अंदर उसकी लेयरिंग डाली थी और उसके साथ मैंने जो सॉस बनाई थी वो एप्रिकॉट की सॉस बनाई थी, विच बस कर दें आसिया, मैं नाश्ता नहीं करके पसंद आती। आया क्योंकि उनको थोड़ा सा मैं नाश्ता नहीं करके आती और इस उनको टाइम पे थोड़ी सी आप कैश्यूज की बात कर रही हैं। जी जी जी। अच्छा, एक्चुअली मेरी जो एप्रिकॉट सॉस थी वो उनको बहुत ही पसंद आई क्योंकि वो थोड़ी सी यूनिक जा रही थी, जो कि मैंने थोड़ा सा हुंजा का वो करके कि भाई हमारे जो पाकिस्तानी जो उसमें जो है ना ये हुंजा वगैरह में एप्रिकॉट और वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ अच्छा था, आसिया, तो मैंने उस चीज़ को इन्हेंस किया ये था। बताइएगा, तो ये बताइएगा, आप रेसिपी शेयर करने वालों में से हैं या फिर आप छुपा के कर रखती हैं? रखने क्योंकि हमें पता है ना, हर किसी की फैमिली में ऐसा जरूर होता है जो खाना तो बहुत अच्छा बनाता है लेकिन जब उससे पूछा जाए तो रेसिपी बताता नहीं है। तो आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट, मतलब अगर मैं आपसे कांटेक्ट करूं इस एप्रिकॉट की सॉस के लिए तो आप मुझे देंगी रेसिपी या नहीं? जी श्योर, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जितना आप लोगों को इल्म बांटते हैं ना उतना ज़्यादा बढ़ता है, ये क्या बात चीज़ है। ये चीज़ बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, अल्लाह करे आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी शेफ्स बने, उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी शेफ्स बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच आसिया एंड सारा हमें ज्वाइन करने के लिए। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इस तरह के जितने भी नौजवान हैं जो दुनिया भर में जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका कि एक तरफ बुरी बुरी खबरें आपको देखने को मिलती हैं तो दूसरी तरफ हमें अल्लाह ताला सांस भी हमारा निकलवाता रहता है कि नहीं नहीं उम्मीद है, देखो मैंने ये वाले टैलेंटेड लोग भी पैदा किए हैं। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं और आकर करेंगे कुछ मजीद बात दीगर सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। जी, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स ज़लीलो ख्वार हो गया, ज़लीलो ख्वार हो गया, ज़लीलो ख्वार हो गया। सहाबा ने पूछा कौन? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसने अपने वालिदैन या उन दोनों में से किसी एक को बुजुर्गी की हालत में पाया लेकिन उनकी खिदमत करके उनकी रज़ा हासिल करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि एक ऐसा वाक़या हमारे सामने आया कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि एक बेटा अपने वालिद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सियालकोट का ये हैरानकुन वाक़या है जहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड्स, ज़मीनों का निज़ाम, हत्ता कि इंसानियत के ऊपर भी हम कह सकते हैं, ह्यूमननेस के ऊपर कह सकते हैं, कई सवालात खड़े हो गए हैं। तहसील संबड़ियाल का रिहायशी हैं नबी अहमद, उनको उनके ले पालक बेटे ने जायदाद हथियाने की खातिर सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा करार दे दिया। ये खबर सुन के अगर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं खिंची तो व्यूअर्स आई थिंक कि आप लोगों को एक मरतबा दोबारा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बाप जिंदा हो और लेपालक बेटे हैं आप, कि आपका फ्यूचर नहीं था और उसने आपको गोद लिया, पाला और इस काबिल बनाया, और आज आप उस काबिलियत का शुक्रिया इस तरह से अदा कर रहे हैं कि आपने जिंदा बाप का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया जायदाद लेने के लिए। बाबा जी की अपनी ज़बानी सुनते हैं। आइए सर जी, ये मेरा ये है कि मेरा सर्टिफिकेट किसी ने डेथ सर्टिफिकेट गिरा लिया है, तो मैनू सारी बड़ी दिक्कत हो गई है। नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? हाँ जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ। मेरी सर कवर भी ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਢਾ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया व्यूअर्स बाबा जी की अपनी ज़बानी कि ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट है और मेरी कोई सुनता भी नहीं, और ये पेश हुए हुए थे अपने एसी ऑफिस के अंदर और वहाँ जाके उन्होंने अपनी कंप्लेन खबर कराई, भी बनवाई रजिस्टर्ड थी
जनाजा कब्र भी बनवाई जी। जनाजा भी जो है ना वो पढ़ा गया था। बहरहाल सारी सिचुएशन क्या रही, अभी तक क्या कुछ हुआ है, हमारे नुमाइंदे समड़ियाल से मौजूद हैं शफीक यासीन राना, ज़रा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं इसकी पूरी क्या कहानी है। शफीक बताइएगा, ये कब का मामला है, कितना अरसा पहले इनका डेथ सर्टिफिकेट सामने आया और क्या जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद पूरा हुआ, यानी कि वो जायदाद अपने नाम करवा ली लेपालक बेटे ने? वालेकुम सलाम जी आयशा, बिल्कुल ये समड़े आल तहसील का गांव है वसन के, और वहाँ के ये रहायशी हैं बाबा जी नबी अहमद, 70 प्लस इनकी एज है। और इनके जो ले पालक बेटा थे वो शायद उसको बाहर ले जाने के चक्कर में किसी तरह से इन्होंने उसको मतलब अपना बेटा शो किया था। उसने क्या किया कि वो अपना आईडी कार्ड भी उनके नाम से बनवा लिया हुआ था। और जो जब ये बाबा जी पहुंचे हैं 2019 का ये ना बेसिकली वाकया, जब उन्होंने इनका ना डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, और ये बाबा जी एसी ऑफिस पहुंचे 23 जुलाई को, आके उनको उनके आगे फरियाद करते हैं कि इस तरह मेरा कोई मोबाइल नंबर था वो ब्लॉक हो गया। फिर उसको लेके ये नेटवर्क मुतलका गए हैं उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आपका तो सिम ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि इसमें डेथ सर्टिफिकेट हमें मसूल हुआ। फिर ये यूनियन काउंसिल गए हैं, वहाँ से इनको पता चला कि आपका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो चुका है। तो उसमें बाबा जी ने आगे बताया कि देखें जी मैं अभी जिंदा हूँ और मेरा कब्र भी मेरी बन चुकी है, मेरा नमाज जनाजा भी हो चुका है, मौलवी गवाह भी हैं, और इस तरह से मेरे साथ जो है ना ये बड़ा जुल्म हुआ है, तो आप मेरे साथ कोई इंसाफ करें। ये अपनी नीयत का मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये अपील लेकर गए थे। अफसोसनाक शफीक आप साथ ही रहेगा, असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल अदनान बशीर वड़ाइट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं। अदनान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ही के पास आए थे ये बाबा जी नबी अहमद साहब, और जो शफीक हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि 2019 का ये वाकया है, और इतने सालों के अंदर क्या जायदाद भी उसने कर ली अपने नाम, या फिर अभी मामला जो है वो चल रहा है, वो अभी कामयाब नहीं हुआ अपनी साजिश के अंदर? जी थैंक यू सो मच। हमारा ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक इनिशिएटिव है ओपन डोर पॉलिसी, उसके तहत ही हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आते हैं। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैंने फौरन जो है अपने रेवेन्यू ऑफिसर को यहाँ पे कॉल इन किया और उससे चेक किया, तो किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन हुई भी नहीं है, और हमने उसको इंटीमेट कर दिया कि वो किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन करेगा भी नहीं। तो ये अपने किसी भी निजाम जो इसका ऐसा कोई अगर इरादा था भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ फिलहाल। शफीक मैं आपकी तरफ आऊंगी, अदनान साहब की बात आप भी सुन रहे थे, अगर ये 2019 का वाकया है तो क्या कार्रवाई अभी तक की गई है उस ले पालक बेटे के खिलाफ, और उसका नाम भी बताइए कि नाम क्या है उनका? सेवेंटी प्लस बाबा जी की एज है, तो उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अभी के वो कहीं जाके चेक करते, क्योंकि ये मिल मिला के जो काम किया गया था। और वो जब जैसे ही वो उनको ये सिम जब ब्लॉक हुई है तो उन्हें फिर पता चला है, ठीक है। मुअज़्ज़म अली वल्द नबी अहमद इनके उस बेटे का नाम है लेपालक, और मुबैना तौर पर जो हमारे सामने मुलज़म आ रहे हैं इनके मुअज़्ज़म अली वल्द नबी अहमद, तो वो अभी तक तो यहाँ से मतलब फरार हैं, और देख रहे हैं उसको एसी साहब भी देख रहे हैं। फरार हैं। शफीक क्या इतना आसान है कि कोई भी जाकर किसी का भी फेक डेथ सर्टिफिकेट बना ले, और डेथ सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं वो किस तरह से चेकिंग करते हैं कि वाकई में जिसका डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है वो जिंदा है या जा चुका है? वो कहते हैं कब्र भी बनाई गई, नमाज जनाजा भी अदा किया गया, ये क्या कहानी है? देखिए जी बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक ये कहानी है। कब्र भी बना दी गई एक जिंदा शख्स की, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। देखिए जी हमारा जो नीचे वाला निज़ाम है ना, इसमें थोड़ा सा ना ऐसे चल रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं। नीचे वाले निज़ाम से क्या मुराद है शफीक? थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा। नीचे वाला निज़ाम क्या है कि उसके अंदर अब कोई भी आ सकता है? इससे मुराद कौन लोग हैं, किस ओहदे पर वो काम कर रहे होते हैं? देखिए इसमें ना वो एक जो डेथ सर्टिफिकेट किसी की भी डेथ हो जाती है, उसके जो डेथ सर्टिफिकेट जारी कराना होता है उसके मुतलका बेटा ही जाएगा, या उसके जो लवाकिन होंगे उनमें से कोई जाएगा। उसका बेटा गया मुअज़्ज़म अली, उसने जाहिर किया, उसका आईडी कार्ड भी मुअज़्ज़म अली वल्द नबी अहमद के नाम से बना है, ठीक है। वो गया कि ये मेरा आईडी कार्ड है, ये मेरे वाल साहब का आईडी कार्ड, और नंबरदार हैं कोई
जिन्होंने इसकी तस्दीक करके दी है। ऐसे ही चलता है ना हमारा नीचे, नंबरदार कोई साहब। तस्दीक कौन कर रहा है इसकी, नंबरदार है। ये डिटेल्स आई थिंक हमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कुछ इसमें इंडल्ज करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आ गया बात प्रोटोकॉल का और प्रोटोकॉल को फॉलो करने का। तो मुझे ज़रा बताइएगा अदनान साहब कि आप नीचे से अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे गवाह आएंगे कि हाँ जी जनाजा हमने पढ़ा है, या जनाजे में पेश होने वाले लोग आएंगे और फिर वहाँ से एक ड्यू प्रोसेस है जो शुरू होगा, उसके बाद फिर जो कि है वो अगली चीज़ें आती हैं, कितना स्ट्रिक्टली इन प्रोटोकॉल्स को मॉनिटर किया जाता है? क्योंकि सवाल तो बहुत सारे उठने शुरू हो गए ना कि कब्र में कौन था, जनाजा किसका था, जनाजे के वो जो चारपाई होती है उस पर जो पड़ा था वो कौन था? जी थैंक यू सो मच। इसमें क्लैरिटी देता चला जाऊं, चूंकि जब भी आप इंदराज करवाने जाते हैं और मौके के ऊपर जब इस मुअज़्ज़म अली ने हुआ ये कि 2019 में ये जो नबी अहमद साहब थे ये जब बाहर के मुल्क में गए हैं तो इनको कुछ वीज़ाज ऑफर हुए। तो ये जो मुअज़्ज़म अली था ये इन्हीं की लोकेलिटी का एक बंदा था, तो उसने इनके नाम का अपना वल्दियत शो करके शनाख्ती कार्ड बनाया। तो ये क्या इनके बकौल ये था कि ये मैं इस पे एहसान कर देता हूँ ताकि इसकी ज़िंदगी बन जाएगी और इसको बाहर लेके। अब देखें उसके पास एक वैलिड प्रूफ आ गया जब इन्होंने खुद वेरीफाई नहीं किया, उसको अपनी वल्दियत दे दी। अब दूसरे नंबर के ऊपर जब भी इंतराज करवाया जाता है तो उसमें जो है बेटा अगर जाके ये बात तस्दीकन कहे और साथ में एक दो लोगों को आपस में मिला ले। हमने जो कल की हमारी चूंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, जो कल की हमारी इन्वेस्टिगेशन तो उसमें कोई कबर नहीं बनी हुई और कोई जनाजा भी नहीं हुआ। वो अपेरेंटली हुआ ये था कि उसने जाके कहा कि हमने जनाजा भी करवा दिया, कब्र भी बनवा दी है। अब इसी के तहत हमने किया यूं है कि कल ही हमने एक कमेटी नोटिफाई करके लोकल गवर्नमेंट टैक्स के तहत होता है कि 21 दिन के अंदर ऐसा कोई स्टेटस जो आपके सामने बोगस किस्म का रिफ्लेक्ट होता है 21 डेज के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन का से रिवर्ट करना होता है। लेकिन हमने कल ही कॉलम किया, आज जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने इंदराज करवाया, जो इसमें गवाहान हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के कंसर्न नुमाइंदे हैं और जो इसी ऑफिस के नुमाइंदे हैं, उन सारों की 12:30 के ऊपर मीटिंग कॉल्ड है और आज शाम से पहले हम फिक्स कर देंगे दैट हु इज पर्टिकुलरली कानून क्या कहता है। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, वो ये कि पॉलिसीज में कुछ चेंज लाया जाएगा इस वाक़े के बाद कि अगर कोई इंदराज करवाने आता है तो कोई टीम का बंदा जाके गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पोजीशन का जाके कंफर्म करे कि ये डेथ वाकई हुई है? देखें इस तरह की जो एक अननेचुरल अनप्रेसिडेंटेड किस्म की कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं तो गवर्नमेंट हमेशा प्रोएक्टिवली जब इस तरह की चीज़ें एड्रेस होती हैं तो उसके लूप होल्स को कवर करने की जरूर कोशिश करती है। आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह इसके ऊपर जरूर काम होगा। और इनके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया जाएगा? देखें आज अगर वो उस इंक्वायरी में जब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो रजिस्टर निकालेंगे जहां पर इंदराज हुआ, किस डेट को हुआ, कौन कौन आया, फिर किसने इंदराज किया, ये सारे लोग जब मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह विद इन 1 आवर विद इन 2 आवर्स हम कल्प्रिट तक पहुंच जाएंगे। जो भी कल्प्रिट होगा उसके अगेंस्ट FIR होगी और वो पुलिस के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। चले हम फॉलो अप जरूर करेंगे इसका। थैंक यू सो मच अदनान साहब हमें Thank ज्वाइन you. करने के लिए। शफीक आपका भी बहुत शुक्रिया डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये सिचुएशन है भाई कि आपने किसी पर एहसान किया, वो कहा जाता है ना कि जिस पर एहसान के शर से बचो, ये एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक मिसाल जो है ना इसके ऊपर पूरी उतरती है। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और अब बात करेंगे दिल की टीस की, जो कि है क्रिकेट और हमारे बॉयज़ की परफॉर्मेंस। और क्योंकि हम इसको खासा अपने दिल के करीब रखते हैं इसलिए इसके ऊपर तनकीद भी हम जी भर के रज के करते हैं और परफॉर्मेंस अच्छी पे हम शाबाश भी और सेलिब्रेट भी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें तो ये पहले वाली बात जो टीस की थी वो हमारे दिल में उठ रही है, क्योंकि जो टेस्ट मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान था वो 2 टेस्ट मैचों पर ये सीरीज़ मुश्तमिल, और 2 टेस्ट मैचेस के अंदर हमारी टीम ने 90 रन से शिकस्त जो है वो अपने पास बुला ली और उसको डेर शिकस्त कह के गले लगाया है। अब 211 रन का निस्बतन काबिल हसूल हदफ था, ये कुछ बहुत बड़ा नहीं था टारगेट, लेकिन बैटिंग जो है हमारी वो अभी इसको सर नहीं कर पाई। और क्यों नहीं पहुंच पाई इस तक, इसके लिए हमारे पास 1000 रीजंस होंगे कि जी फॉर्मेशन ठीक नहीं थी, हमारे पास लाइनअप बेहतर नहीं था, हमारे पास प्लानिंग सही नहीं थी। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि बहुत देर से नजर आने वाला प्रॉब्लम भी ठीक नहीं हो पाता। अब हैरानकुन तौर पर 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में ही दाखिल ना हो सके। आपको जब ऐसी परफॉर्मेंस मिले कि 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके और टेस्ट है, यू कैन
प्ले वेरी कामली, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होता है? मेरे दिमाग में, मेरे पास टीम होती तो मैं बताती कि क्या आ रहा है, लेकिन टीम है बाबर आजम के बाद। बाबर आजम ने खुद तो 58 रन किए, लेकिन उनके तमाम खिलाड़ी शान मसूद के अलावा बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए। ऑल्दो मोहम्मद अब्बास की तरफ से 5 विकेटें ली गई, लेकिन ये 5 विकेटें जो है ना वो भी किसी काम नहीं आ सकी। सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तौसीफ अहमद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। यही एक्सपेक्ट किया था या फिर तवक्को के बरक्स है ये नतीजा पहले टेस्ट का? पहले फिर भी जब हमें नजर भी नहीं आ रहा होता कि मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जहन से लोगों को कहते हैं कि जी इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं इस चीज को और वो हमें पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि यार क्या बात कर रहे हैं, अभी ये रन उनसे बनने वाले नहीं है। यानी इतना इन्वॉल्व है आवाम जो है बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान की साइकी को समझ बैठे हैं पिछले 4-5 साल से। और वजूहत वही है कि हमारे पास फिर वही है, उससे पहले जो चीजें हुई कप्तानी के इशू, उसके बाद तो मतलब इनसाइड भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर जाहिर है कि जिसको आप कप्तानी से हटाएंगे वही फिर टीम के साथ जाएगा। और फिर जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं आकिब जावेद साहब, तो सारा कुछ वही है, वो आगे से जो अजीब अजीब बातें करेंगे और वो जाके वहां पे सेंचुरी बना देगा। तो प्रेशर वाले आदमी ने सेंचुरी बनाई और उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया। शान मसूद की ही आप भी बात कर रहे हैं, जिनको हटाया गया, जिनके बारे में मीडिया पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया, उनके बारे में बात की गई, उनकी ज़ात के बारे में, तो वही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हम समझें? क्या ये पॉलिटिक्स का नतीजा है कि इस तरह की परफॉर्मेंस देखनी हमें पड़ रही है, या फिर ये खुद इनकी तैयारी नहीं थी या खुद तैयार नहीं थे इस टेस्ट मैच के लिए? नहीं, तैयारी तो पूरी थी। आपने अपने मतलब से सारे लड़के लिए अपनी जगह। अगर पर्टिकुलर शान की बात करें आप, तो मतलब एक टीम के साथ एक प्लेयर जा रहा है और आप उसके लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने ऐसे हटाना है, हमको ऐसे बैठाना। एक्चुअल आप मिलना तो प्लेयरों ने ही है, जो कुछ आपके पास है, लेकिन मैनेजमेंट का काम जो है वो इस तरह का नहीं है कि आप एक प्लेयर आपके साथ जा रहा है और आप उसी के लिए अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और उसको कप्तानी से हटा दिया तो उस पर क्या असर होगा। लेकिन फिर भी देखिए, एक प्लेयर है, उसने जो इतना प्रेशर लेने के बाद भी रन बनाए। एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं जिसको हम अभी इस वक्त तो क्या डिस्कस करें, लेकिन ये जरूर है कि आपसे नहीं, हम काफी टाइम से हमारी बैटिंग लाइन जो है बहुत ही हमें डिस्टर्ब कर रही है। बॉलिंग हमें बचाती जरूर है, लेकिन फिर लास्ट में अगर हम पिछले 4-5 मैचेस देखें तो जब आती है तो टेल जो टेल जिसे हम नीचे के ऑर्डर के बैट्समैन कहते हैं, वो रन्स बना के चले जाते हैं। कल भी अबाउट 88 रन्स का एक पार्टनरशिप नीचे के वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने की और उसका नतीजा आपके सामने हुआ कि इस ट्रिकी पिच है, ऊपर नीचे गेंद हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रन हैं इस पे नीचे। तो ये हमारे लिए कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। और फिर माशाल्लाह बैटिंग तो हमारी जैसी है, आप देख लेती हैं, एकदम ऐसे गिरते हैं कि जैसे हम कोई बेरी का पेड़ हिलाएंगे ना तो उसमें से एकदम जो है 6-7 हम अक्सर ये बात गिरेंगे। रेत तो ये हमारी बैटिंग का हाल भी यही है, जिसके अंदर कोई सीमेंट नहीं था। वो जो एक सीमेंट होता है ना जो बाइंड करके रखता है, वो सीमेंट कौन साबित होगा, उसकी तलाश है हमें अपनी उसकी तलाश तो है। मैं तौसीफ साहब आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमें टेस्ट क्रिकेट में, जो कि एक्चुअल क्रिकेट के जो शौकीन और शायकीन हैं, दोनों ही टेस्ट को ही असल क्रिकेट मानते हैं या वनडे। और ये जब से 2020 वाले और 10-10 वाले जो ओवर्स हैं, इनके जब से ट्रेंड शुरू हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट क्या टेस्ट ग्राउंड पे अब खेली जा रही है? आपने देखा है कि एक लाइन है पूरी बैट्समैन की कि जो डबल फिगर्स में मायूसी हमें देखने को मिली बहुत ज़्यादा कि नहीं पहुंच पाए। तो क्या टेस्ट ग्राउंड पे हमें टेस्ट क्रिकेट देखने को मिल रही है? मेंटली टेस्ट क्रिकेटर हम पैदा कर पा रहे हैं? हमारा हर प्लेयर जो है वो 20 खेलना चाहता है, इसलिए 20 में पैसा इतना है कि वो चाहता है कि बस मैं यही खेलूं। और फिर आपके जो सीनियर्स हैं वो बैकअप तैयार करने को तैयार नहीं है। और अभी तो और आगे जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो हम जिसके लिए ये टेस्ट खेलना ही नहीं चाहते हमारे प्लेयर हैं, कई प्लेयर, बड़े प्लेयर भी हमारे टेस्ट नहीं खेलना चाहते। वो कहते हैं हम किसी तरह 20 में ही रहे ना, 50 ओवर की क्रिकेट जो है वो खेलना चाहते हैं। और वो कहते हैं जी जल्दी खेलो, जल्दी माल पकड़ो और चले जाओ घर। तो ये अब पूरे उसमें होगा। लेकिन इस फॉर्मेट में दुनिया
की टीमें जो है अपनी अपनी टीमें बना के बैठी हैं, खेले ही खेले आप, लेकिन जो है हमारे एक्चुअली ये बोर्ड का काम है कि आप उनको, वही फिर बात आती है कि जी आप फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे या आप और इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट आप खेलना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता, आपको फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी और आप पता नहीं कब से तैयारी करनी पड़ी। गाना ये हो रहा है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई ऐसे रूल्स बनाए जाए जिससे, लेकिन ये भाग जाएंगे, ये लीगें खेलने चले जाएंगे, इसमें कोई आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है नहीं है कि ये मजबूरी में खेल रहे हैं जो लोग। आपको लगता है कुछ कर पाएंगे? और अगर कुछ करना है, यानी कि एटलीस्ट बराबर करनी है अगर ये सीरीज, क्या तब्दीली होनी चाहिए? आपका एक्सपर्ट ओपिनियन या राय क्या होगी टीम को, टीम मैनेजमेंट को? देखिए कर तो इसमें भी सकते थे, 2 मौके आपके पास ऐसे आए कि आप टेस्ट मैच आराम से देखिए, ये निचले दर्जे की हमसे भी गई गुजरी टीम है ये वेस्ट इंडीज की, और आपने 2 जगह उनको पकड़ लिया और उसके बाद आपने फिर वही दिखाया हमेशा जैसे आप करते हैं, आप तो जीतने के ऊपर चले गए थे, आपने वहां लीड नहीं ली, 100 रन की लीड लेते आप तो कहाँ चले जाने थे, यही मिडिल ऑर्डर का। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि उम्मीद तो हमारी बहुत है, और आज जब तक आप जीतेंगे नहीं तो ये फायरिंग चाहे एक्स प्लेयरों के साथ की तरफ से हो या कहीं से हो, गलत होगा तो हम गलत कहेंगे, आपके अच्छा किया जिसने, हमने उसके लिए अच्छा बोला और आगे भी बोलेंगे, आपकी बॉलिंग ने आपको बचाया। हाँ, बाद में आपकी बॉलिंग ने जो है डिस्टर्ब हो गई, और वही पिछले 8-10 मैचों से जो हो रहा है कि नीचे के प्लेयर जो है आपको आन के रन्स बना के चले जाते हैं, तो ये आप, और खुद की आपकी बैटिंग जो है 4-5 प्लेयर जो है वो 15, 20, 25, 30 इसमें आउट हो जाते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ये तो प्लेयर ही ठीक कर सकते हैं, आप उन्होंने इस तरह का कुछ रखा नहीं, जो प्लेयर 1-2 लेने भी थे तो आप उनके लिए भी बोल के ठग गए कि ले लेते, लेकिन अंडर प्रेशर तो कोई नहीं खेल सकता। आपका क्रिकेट बोर्ड का अंडर प्रेशर, यानी कि आपकी सिलेक्शन कमेटी के लोग इस तरह की स्टेटमेंट देंगे कि आप जो है वो प्लेयर जा रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ऐसे काम चलने वाला है नहीं। अब ये आन के जो करते हैं वो जान के तो नहीं करते होंगे, हमें इस बात का यकीन है, लेकिन तैयारी पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। बड़ी मज़े की बात तौसीफ साहब की हमेशा लगती है, जो बात करते हैं ना कि आन के उन्होंने ऐसे कर दिया, मुझे मेरे दादा दादी याद आ जाते हैं, वो भी इसी तरह से बात करते थे। बहरहाल जी, एक और मौका है हमारी टीम के पास, एक और टेस्ट खेला जाना है, दुआ कीजिए कि उसके अंदर अगर जीत हो जाती है तो ये सीरीज़ बराबर हो जाएगी, और 2025 जनवरी के अंदर भी वेस्ट इंडीज के साथ जो पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी वो भी 1-1 से बराबर हुई थी। लेट्स होप एटलीस्ट उसके जैसा नतीजा निकल सके। इसके साथ ही वक्त हो चुका है खत्म हमारे प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।